हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससीवी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। आज थोड़ा आपको मेरी आवाज़ भारी लग सकती है और स्लो भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा और मैं अपने ओर से अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो परीक्षा धाम जीके की बुक आती है उसकी फिफ्थ एडिशन है, उसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। उसमें मेरा ये 8वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा दिखता है नया जो फिफ्थ एडिशन है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की कृषि। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की कृषि है मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। हमारे यहाँ अगर मानसून का थोड़ा सा कम बढ़ होती है तो हमारे यहाँ पे जो कृषि है उसमें उत्पादन क्षमता में कमी देखी जाती है। अगर मानसून अच्छा है तो उत्पादन अच्छा होता है, अगर मानसून थोड़ा ख़राब आता है तो हमारा जो कृषि होती है उसमें थोड़ी उत्पादन में थोड़ी कमी देखी जाती है। अब इसके बाद में हम इसमें देखेंगे। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश की मृदा से जुड़ी हुई वो ले आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप पहले उसको देख लें, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। फिर उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर कृषि का पैटर्न भी उसी हिसाब से देखा जाएगा। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या लेके आने वाले हैं। पहले मैं आपको रफली बताऊँगा कि मृदा की कौन कौन से प्रकार हैं। वो मैं पहली वीडियो में बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँगा आपको। फसल के प्रकार, प्रमुख फसलें, बागवानी फसलें, सिंचाई के साधन व अन्य उनसे जुड़ी हुई कुछ अनुसंधान केंद्र, कुछ फूड मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मृदा। हमारी जो मध्य प्रदेश है उसमें 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। काली मृदा मालवा के क्षेत्र में पाई जाएगी। लाल पीली मृदा हमारा जो बालाघाट वाला रीजन है या फिर बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाएगी। मिश्रित मृदा बघेलखंड और मैं एक बार एमपी का मैप ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। एक हमारा ये एमपी का मैप है। तो यहाँ पे पाई जाएगी हमारी काली मृदा मुख्य रूप से। उसके बाद में यहाँ पे पाई जा रही है हमारी मिश्रित मृदा, ऐसे मिश्रित मृदा पाई जा रही है। और ये जो हमारा क्षेत्र है मुख्य रूप से इसमें पाई जा रही है हमारी लाल पीली मृदा। और यहाँ पे पाई जाएगी हमारी लेटराइट मृदा। और यहाँ पे मिक्सर मृदा है और का ब्लैक सॉइल भी ले सकते हैं। और ये उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जा रही है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़, काली, लाल पीली मिश्रित। इसमें का लाल सफ़ेद मृदा भी होती है और ये लेटराइट मृदा हमारी होगी। तो आपको समझ में आ गया। तो लेटराइट तो यहाँ होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि फसलों के प्रकार। अब हम देख लेते हैं फसलों के प्रकार। फसलों का जो वर्गीकरण है वो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक होती है रबी की फसल, एक होती है गेहूँ की फसल। ऐसी फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और बसंत यदि होली के आसपास में काटी जाती है, उनको बोलते हैं रबी की फसलें। उसके बाद में खरीफ की फसल वो होती है जो मानसून में बोई जाती है गर्मियों में, और दीपावली तक शरद ऋतु तक काट ली जाती है, उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। इसमें इन इन फसलों को भी अलग अलग रूपों में विभाजित किया जाता है। खाद्यान्न होती है, तिलहन होती है, दलहन होती है और अन्य फसल होती है। खाद्यान्न मुख्य रूप से इस समय जो रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जा रही है, नवंबर दिसंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में काट ली जा रही है, फरवरी मार्च में काट ली जा रही है, तो गेहूँ और जौ है। तिलहन की फसलों की बात करें हम तो सरसों होगी, सूरजमुखी होगी और अलसी होगी। इसी के साथ ही चना, और दलहन की बात करें चना मसूर मटर। आपको ये बात पता होगी कि जो मध्य प्रदेश का स्थान दलहन में प्रथम स्थान पर आता है। सर इसका अन्य फसलें क्या होती हैं, अदरक हुआ, अफीम हुआ, लहसुन हुआ, धनिया, ये सब फसलें भी रबी के अंतर्गत आती हैं। दलहन फसलें भी देख ली हमने, तिलहन फसलें भी देख ली, खाद्य फसलें। इन फसलों के बारे में हम डिटेल में एक एक फसल को उठाएंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम वर्गीकरण को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद है खाद्यान्न फसलें। ये अ, मई जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास में काट ली जाती हैं। जिसमें खाद्यान्न फसलें हैं चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। कौन कौन सी, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। देखो अगर मानसून अच्छा रहता है ना उस क्षेत्र में तो चावल किया जाता है, और नहीं तो ये फसलें की जाती हैं। मोटे अनाज नीचे के जो तीन है ना वो मोटे अनाज किए जाते हैं। राजस्थान वाला क्षेत्र है तो वहाँ मोटे अनाजों के लिए उसकी प्राथमिकता देखी जाती है। हमारा विदर्भ वाला क्षेत्र है उसमें भी मक्का का उत्पादन अधिक होता है। कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है जो विदर्भ पवन बेमुखी भाग पे आता है, जहाँ पर वर्षा वृष्टि क्षेत्र बन जाते हैं, उस क्षेत्रों में ये मोटे अनाज की फसलें होती हैं। दलहन फसलों में कौन सी होती हैं, कपास होता है, तिल होता है, मूंगफली होता है। कपास का जो बीज आते हैं ना उससे तेल भी निकाला जाता है, इसलिए तिलहन फसलों के अंतर्गत आता है कपास। दलहन फसलें कौन सी होगी हमारी, उड़द, अरहर और मूंग। मूड़, अरहर, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय दलहन मिशन भी इन तीनों फसलों के लिए चलाया गया है। साथ में अन्य फसलें कौन सी हमारी, जूट हुआ और तम्बाकू हुआ, ये फसलें भी हमारी
खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में एक बार और हम देख लेंगे। एक जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको देखिएगा। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश को 21 में पूछा गया था अब तक कितने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो अलग अलग, जैसे कभी कभी गेहूं के लिए मिल जाता है, कभी कभी दलहनों के लिए मिल जाता है, कभी कभी ओवरऑल पूरी फसल उत्पादन के लिए भी मिल सकता है। तो अभी तक हमें 2021 तक 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जो हमारा कृषि कल्याण मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा प्राप्त मतलब दिया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि खरीफ की फसल जो मैंने आपको बताया था, ये खरीफ की फसल है। तो मुख्य रूप से मानसून, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर जून में मानसून का प्रवेश हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक रहता है, पहले वीक तक। तो उस समय ये बोई जाती है और उसी समय इसको क्या किया जाता है का फिर उसके बाद देखो सितंबर अक्टूबर तो फिर इसको काट लिया, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तो काट लिया जाता है। मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग व तिल। जिन क्षेत्रों में अच्छे से वर्षा होती है वहाँ पर धान की फसल की जाती है, नहीं तो अन्य फसलों में क्या किया जाएगा, कपास व सोयाबीन बोया जाएगा। उसके बाद रबी की फसल शीतकालीन बोई जाएगी नवंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में काट ली जाती है, गेहूँ, सरसों, मटर, क्योंकि इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको समय। उसके बाद आता है जायद की फसलें जो मुख्यतः ग्रीष्मकालीन होती हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती हैं। उसके बाद में फिर खरीफ की फसल बोई जाती है। रबी के बाद इसको बोया जाता है, खरीफ से पहले बोया जाता है। और तरबूज, कद्दू, मूंग वगैरह जो फसलें जो आती हैं, अ, एक इनका रीजन ये भी है बोने का, जिससे उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सके। अभी हम तो मृदा के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जो नोट लिखा हुआ है पिछले अध्याय में, ये सब चीज़। अब कुछ क्या फसलें हैं उनके बारे में हमें जानना है। अन्य फसलें जो इनसे इतर होती हैं, अन्य फसलों में आती हैं रेशेदार फसलें। जूट, कपास, पटनस, सनी, ये रेशेदार फसलें होती हैं। इनसे क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। बोरी वगैरह बनाई जा रही है पटसन से, और जूट से, कपास से हमारे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो है। सनई भी इसी प्रकार की होती है, जैसे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। अब होता है स्टूलेट फसलें, जैसे कि फसलें, उद्दीपक फसलें बोलते हैं इनको। जैसे कॉफ़ी पीते हैं हम तो हमारी बॉडी को एकदम एनर्जाइज कर देती है। और उसी बाद तम्बाकू, चाय, गांजा, अफीम, ये हमारी बॉडी को एकदम क्या, माइंड को एनर्जाइज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, उत्तेजक फसलें कहलाती हैं। चारा फसलें जैसे नेपियर, लोबिया, ज्वार, रिजका, मशरूम, लूसन। कई बार हमें पूछा भी जाता है अ, कि ये किसके जो चारा फसलें कौन कौन सी होती है, तो नेपियर, लोबिया वगैरह, ज्वार, उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चारे के रूप में किया था। जड़ों फसलें जैसे गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद। पूछ लिया जाता है कि तने हैं कि मूल है, मूल मान होता है जड़ें। तो एक ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। उसमें तने वाली फसलें आलू, अदरक, लहसुन, प्याज। तो ये कौन सा, हल्दी, जिनका कि इनसे ब्रांचेस निकल रही हैं अलग अलग। देखा होगा आपने, आप अदरक लेके आए होगे तो अलग अलग भागों में निकलता है, तो वो तना होता है। आलू भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, तना होता है। लहसुन, ये सब क्या होते हैं, तने होते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर लगते हैं। अगला है हमारा तिलहनी फसलें, जो तिलहन जिससे तेल निकाला जाता है। मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी इसके अंतर्गत आते हैं। दलहनी फसलें मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर व चना, बरबट। मध्य प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। नगदी फसलें गन्ना, तम्बाकू, मूंगफली, चाय, ऐसी फसलें जो सीधे से हम बाजार में जाकर हमें प्राप्त हो जाता है पैसा। ये नगदी फसलें बेचने पर तो सभी से भी पैसा प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम और चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम सीधे से निकलने के बाद ही बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि किसानों के लेवल पर बात होती है, ना कि किसी व्यापारी के लेवल पर। और खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का। और बोलते हैं फसल को क्या बोला जाता है, फसल को सियारी भी कहा जाता है। अब उसके बाद में हम हमारा जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का किसमें प्रथम स्थान है, किसमें द्वितीय स्थान है। एमपीपीएससी 2025 में सीधे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि टमाटर या गेहूं वगैरह उत्पादन में हर वर्ष आ रहा है, इसको आईएमपी करके लिख लीजिए। और जो नया हमारा अपडेटेड वर्जन है तो उसमें ये अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपकी पुस्तक में नहीं होगा तो आप उसको सुधार लीजिए। चना में हम पहले स्थान पर, कुल दलहन में देखो, चना में पहले स्थान पर, कुल दलहन में पहले स्थान पर है। और तिलहनी फसलों में सोयाबीन, दलहनी फसलों में भी सोयाबीन के तेल भी निकाला जाता है वो। और कुल मसालों में भी हम कैसे स्थान पर, सोयाबीन स्टेट बोला जाता है, इसको पता ही है आपको। चना उत्पादन में भी जो श्योर वाला क्षेत्र है वहाँ पर चना उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है, और दलहन उत्पादन में भी हम पहले स्थान पर हैं। और कुल मसालों में भी हम पहले स्थान पर आते हैं। भले ही मसालों का गार्डन केरल को कहा जाता है, लेकिन कुल मसाले हमारे यहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे गुना के आसपास वाले क्षेत्रों में धनिया, कुम्भरा जो मंडी है सब प्रमुख है। खरगोन के आसपास की जो बेड़िया मंडी है उसमें मिर्च के लिए वो फेमस है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं। मसालों के अंदर यही एक अच्छा मेजर, हर
जो सब्जी होगी ना उसमें धनिया और मिर्ची बिना नहीं कुछ रहा जाएगा। और तो सब फसल वो और जो मसालों के कारण तो चीज़ें बन भी जाती हैं, लेकिन इनके बिना नहीं रहा जाता, इसलिए ये अधिक मात्रा में मसालों मुख्य भूमिका निभाती हैं। गेहूं में द्वितीय स्थान है, पहले नंबर पे कौन सा है, यूपी है। अच्छी उत्पादकता मतलब जितना फसल बोई जा रही है ना उसमें पहले स्थान पर कौन है उत्पादकता में, तो उसमें पंजाब आता है। उसके बाद में कुल खाद्यान्न में एमपी के दूसरे स्थान पर, पहले पे यूपी आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, और तिलहन में दूसरे स्थान पर, क्योंकि दलहन में पहले पे तिलहन में दूसरे स्थान पर होते हैं। उसके बाद तृतीय स्थान पर का है कुल मोटे अनाज, मक्का ज्वार बाजरा में तृतीय स्थान पर है, मक्का में तीसरे स्थान पर है, मूंगफली महाराष्ट्र सॉरी गुजरात महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। सरसों में हम तृतीय स्थान पर है, क्यों कि जो राजस्थान है पहले नंबर पे है, उसके बाद तीसरे नंबर में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अगले क्वेश्चन उस पर चलते हैं हम। अब इसमें हम एक एक फसल को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए गेहूँ, गेहूँ तो उसके बाद में इसका कुल पूछ लिया जाएगा, ग्रेनमेसी क्या है, ग्रेमिनेसी इसका, ट्रेटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। जलवायु की ठंडी सी चाहिए सर, कैसी चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो। औसत वर्षा कितनी हो कि 100 सेंटीमीटर से सर कम हो, इसीलिए शीतकाल में ये बोई जा रही है, उसी से पहले काट ली जा रही है। ये बहुत पूछा जाता है इनके कि शरावती, क्योंकि हमारे यहाँ जीआई टैग के लिए हम शरावती के लिए प्रस्तावित कर चुके हैं, जो सीहोर वाला क्षेत्र है, आसपास विदिशा वाला क्षेत्र है उसके लिए। तो शरावती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ये सब हमारे इसकी प्रमुख फसलें हैं। क्योंकि अलंकार वगैरह जब पूछा जाता है ना, सोयाबीन की फसल जो अलेहल्या अलंकार वगैरह, तो ये सोयाबीन के लिए कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको भी देख सकते हैं। क्रिटिकल गेहूँ कौन कौन से हैं, क्रिटिकल गेहूँ इसको बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने राई और गेहूँ के एक संकरण उसको मिलाया, उससे किस क्या बनवाया, क्रिटिकल गेहूँ बनाया। रोग कौन से होते हैं, किट्टू रोग, रस्ट, टिड्डू रोग, कौन सा, रस्ट और टिट्टू रोग, इसको रस्ट बोलते हैं। टिट्टू क्या है, नो फफूंदी सी आ जाती है और गेहूँ आपस में जुड़ जाते हैं और सड़ने लगते हैं। अग्रणी उत्पादक कौन कौन से जिले हैं, धार और उज्जैन में मुख्य रूप से ये उगाया जाता है। आगे चलते हैं हम। तो कुल तो उनका ग्रेमिनेसी ही रहेगा। ये है अराइवा, अराइजा, सटाइवा, पहला तक टिटिकम एस्ट्रीबियम, ये है अराइवा सटाइवा। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु चाहिए, इसलिए तो तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में वहाँ पे आर्द्र जलवायु रहती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, वहाँ पे ही होता है। उसके बाद में बंगाल वाला क्षेत्र देख लो आप हमारा, और गर्मी रहती है। बिहार वाला क्षेत्र देख लो, झारखंड वाला क्षेत्र देख लो, ये क्या है, यहाँ पे गर्मी रहती है, तो उस क्षेत्रों के हिसाब से ये होते हैं। और वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा हो रही है वहाँ अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। ये नहीं कि उगाया नहीं जा सकता सर, उगाया तो हर जगह जा सकता है जहाँ पानी की मात्रा अच्छी है, लेकिन जहाँ पर गर्म जलवायु होगी वहाँ ये अच्छी मात्रा में, इसलिए दक्षिण में अधिक मात्रा में होता है। और दक्षिण के लोगों का मुख्य भोजन चावल के साथ में, जो भी चीज़ खाते होंगे उसके साथ में चावल के साथ खाते हैं वो। प्रमुख फसलें, चिन्नौर चावल, बालाघाट का चिन्नौर चावल, यही टैग मिला हुआ है उसको। रंजीत, सब्बन, अमन, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की मात्रा होती है, जो रतौंधी रोग के लिए हम बचाने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद में हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूंछ, और हमारे यहाँ जो लोकल में चलते बासमती राइस, ये सब इसकी वेराइटीज़ हैं। 26 11 11 21 ये इनकी क्या है, वेराइटियाँ हैं। उसके रोग कौन से हैं, अंगमारी व खैरा रोग, अंगमारी व खैरा रोग। और अग्रणी जिला उत्पादक कौन है मध्य प्रदेश में, तो रीवा, बालाघाट, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। आगे चलते हैं मक्का के लिए, क्योंकि ये मुख्य खाद्यान्न फसल है, मक्का भी उसके अंदर वही ग्रेमिनेसी परिवार कौन सा आ जाएगा, ग्रेमिनेशी और जियामेस, क्या होगा, मिया जियामेस। उसके बाद में किस्में कौन सी हैं इनकी, पिंडल, डेंट, सरताज, गंगा 11, डेक्कन, डेक्कन मतलब ये जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी अधिक मात्रा में बुलाया जाता है। छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न कहा जाता है, क्या, छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न कहा जाता है। तो वहाँ पर मक्का महोत्सव भी होता है, कहाँ पर होता है, छिंदवाड़ा में होता है। और उत्पादक जिला अग्रणी कौन सा है, तो छिंदवाड़ा है। अब कॉफ़ी, मध्य प्रदेश में जो उस समय ब्रिटिश काल था ना, उस समय पे जो बैतूल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लेके आया गया, तो वहाँ से हमारे यहाँ पे कॉफ़ी का भी उत्पादन होने लगा था। तो ये कौन सी कुल इसका कौन सा हो गया, रूबीएसी, कौन सा हुआ, रूबीएसी। किसमें कौन सी हो गई इसकी, अरेबिका, रोबोस्टा, लाइबेरिया। और हमारे यहाँ पे रोबोस्टा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, किसका किया जाता है, रोबोस्टा का। अरेबिका बहुत अच्छी होती है, जो मुख्य रूप से ब्राज़ील में हमें देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक कौन सी होती है, रोबोस्टिका, इसका नाम भी अरेबिका है, रोबोस्टिका। जो फसलें हुई उसके बाद लाइबेरिका। अग्रणी कौन सा, बैतूल की उसकी जो पहाड़ी है ना, कुड्डू पहाड़ियाँ, वहाँ पर ब्रिटिश सेंट बिलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स द्वारा 110 एकड़ में कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे। तो आज हमारे यहाँ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कोको,
तो वो कहाँ उत्पादन जाता है, बैतूल वाले क्षेत्र में आ जाता है। सोयाबीन, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या है, लुगमिनेशी। अभी हमने चावल चावल गेहूं और मक्का के लिए ग्रेमिनेशी का यूज़ किया था। अब यह लुमिनेशी, और जो ये वाला जो था, इसकी जो नाम क्या था, रूबिएसी। तो ऐसे ही इनकी जगह कुल अलग अलग होते हैं। तो पूछा जाता है कि लुमिनेशी फसल कौन सी होती है, जो मुख्यतः दलहन फसलें होती हैं उनको बोलते हैं लेगुमिनेशी प्लांट। लेगुमिनेशी प्लांट क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ज़मीन के अंदर, जो कि उसकी उत्पादक शक्ति को बढ़ा देती है मुख्य रूप से। तो और इसका नाम क्या है, मैक्स। देखो ये एक्स जैसा लग रहा है, तो इसी के ऐसे याद रख लो, इसकी जो फलियां होती हैं तो मतलब इसकी जो पत्तियां होती है एक्स जैसी लगती हैं। तो ग्लाइसिन मैक्स। उसके इसके जो किस्में हैं, आइल्या, अलंकार, पीएस 1024, समुद्रदीप, प्रतिकारी, किसके पूछ लिया जाता है पेपर में, आईएमपी कर लीजिए इसको, इसकी वो कई बार पूछी गई हैं। और अग्रणी जिला कौन सा है, उज्जैन, पधार। सर्वप्रथम सोई का उत्पादन जो पेपर में पूछा गया बीपीएससी में, तो 23 में पूछा गया था, हाँ 2023-22 में पूछा गया था कि सबसे पहला जिला कौन सा था जिसका उत्पादन किया गया था। जिसमें देखो, सर्वाधिक सोयाबीन का जो उत्पादन किया जा रहा है ना, सर्वाधिक, तो वो उज्जैन वाले क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो वो देवास जिले में 1962 में उगाया गया था। अब देखना, सोयाबीन संयंत्र सबसे बड़ा एशिया का कहाँ है, उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खंडवा नाके है, आईटी पार्क के पास में। खंडवा नाके वाली जो रोड है ना, वहीं पे बना है। आईटी पार्क के पास में इसका आवासीय क्षेत्र भी बना है, और इसके जो पीछे आईटी पार्क के जस्ट सामने जो जमीन है ना, वो इसी अनुसंधान केंद्र की है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की। तो उसको पूछ लिया जाए कहाँ है, तो इंदौर में अवस्थित है। अब आते हैं हम कपास पे, क्योंकि मालवा वाला या फिर जो हमारा मध्य क्षेत्र है भारत का, उसमें कपास की मात्रा अधिक होती है। तो कौन सा मालवेशी प्लांट है, इसकी प्रमुख फसलें फसलें कौन सी होंगी, शामली, सुमन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। याद रखना, जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी तो कौन सी हुई है। उसके बाद में हमने एक बीटी कपास बनाया था, बीटी कपास। बीटी कपास किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो उसमें एक रोग आ गया था, कौन सा, पिंक बॉम, पिंक बॉर्म रोग आ गया था। तो वो पूछ लिया जाएगा पिंक बॉम किससे संबंधित है, तो बीटी कपास था उससे संबंधित है। इसमें जो हमारे नेटिव प्लांट है ना, उनकी कमी आने लगी थी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोला उगाया जाता है ना, बीटी कपास ही उगाया जाता है, क्योंकि उसकी उत्पादकता अच्छी होती है, जिसके कारण लोग इसे उगाना। और हमारी नेटिव कई फसल, कई जो किस्में हैं वो तो नष्ट होने पर भी आ गई हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब उसके बाद अग्रणी जिले देख लेते हैं, खंडवा, खरगोन। इन दो जो जिलों में मुख्य रूप से कपास उगाया जाता है, लेकिन खंडवा में जो भगवत मंडलोई जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जैविक कपास अनुसंधान केंद्र बनाया गया। अगर पूछ ले कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो खरगोन में अवस्थित है। लेकिन जैविक कपास अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, तो वो कहाँ अवस्थित है, वो भगवत राव मंडलोई जो विश्वविद्यालय है उसमें अवस्थित है। कहाँ है वो, खंडवा में है। आगे चलते हैं, अगली फसल है हम उसको और भी देख लेते हैं। खंडवा और बुरहानपुर जिलों में वो मुख्य रूप से जो हमारे दक्षिणी मध्य प्रदेश के जो उनमें उन मुख्य रूप से कपास, क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, और पूर्व पश्चिम में ये गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए अधिक मात्रा में वहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं हम, तम्बाकू। तो उत्तेजक फसलों के रूप में आ रही थी निकोटिनिया, तो बोलते हैं ना निकोटिन नहीं मिल रही है, जो लोग पीने अडिक्ट हो जाते हैं उनको निकोटिन चाहिए होती है, तो वो चिंगम वगैरह निकोटिन वाली आने लगी थी। उसी का निकोटीना होता है इसका वनस्पति का नाम। और जहाँ पे जैसे आंध्रा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर उष्ण कटिबंध जलवायु रहती है, जिससे उष्ण कटिबंधीय है, तो वो गर्म क्षेत्र वहाँ पर अधिक मात्रा में उगाई जाती है। किसमें कौन सी है, निकोटीना रेस्टिका, निकोटीना टोबोको, टोबोको और रेस्टिका, ये याद रखना। निकोटीना तो होती है, उसमें निकोटीन होता है। और हमारे यहाँ मुख्य रूप से उगाया जा रहा है रीवा सतना वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। अब आता है शुगर कैन, गन्ना। ये हमारी क्या है, वाणिज्यिक फसलें हैं, ये नगदी फसलें हैं। नाम पीएस, कुल कौन सा है, पीएससी, पीएससी, पीएससी बोलते हैं ना कि पीएससी, पीएससी से याद रख लेना, पीएससी गन्ना। वनस्पति नाम का सैक्रम ऑफिसिनेनम, क्या है, ऑफिसिनेनम, सिरेनम। और जलवायु कोई गर्म जलवायु, पानी की मात्रा अधिक हो, इसलिए दक्षिण कोयबटूर वाले क्षेत्र में, दक्षिण में मुख्य रूप से उगाया जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से और बिहार वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसके इसकी जो फसलें हैं पूछ लिया जाता है, बाहुबली और सूर्यमुखी, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, और और बड़े बड़े क्षेत्र, तो इनको क्या बोलते हैं, बाहुबली इसी किस्म का नाम है। उत्पादक का हमारा नरसिंहगढ़ में। यहाँ पे इसका जो गाडरवाड़ा है, वहाँ पे इसका अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। कहाँ है, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काम उगाया जा रहा है नरसिंहपुर में। अगला है हमारा मूंगफली, ग्राउंड नट भी बोलते हैं इसको, या फिर गरीबों का काजू भी कहा जाता है इसको। लुगमिनेशी प्लांट है मुख्य रूप से। देखो, लिग्मिनेशी प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर जो आवरण होता है ना,
खाने योग्य नहीं होता, खाने योग्य नहीं होता मुख्य रूप से। जैसे चाहे आप उसको देख लो धान को, और चाहे आप इसको देख लो। और जो ग्रेमिनेशी होते हैं ना, वो आप ऊपर खा, आपने कभी उसका गेहूं का ऊपर का जो खोल निकाला है क्या? नहीं निकाला ना। मक्के का ऊपर खोल निकाला है क्या? नहीं निकाला ना। तो आप सीधा खाते हो उसको? जी सर, बिल्कुल सीधा खाते हैं। तो ये प्लांट मुख्य रूप से ये देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद इसके हम देख लेते हैं जो इसका वनस्पति का नाम क्या है। एराकिस हाइपोजिया। क्या है? एराकिस हाइपोजिया। जलवायु, जो मुख्य रूप से बता रहा हूँ, ना कि सभी में ऐसा पाया जाता है कि बक्कल वक्कल, कई लोग खा भी सकते हैं, कच्ची होती है तो ऐसे ही खा जाते हैं लोग। अब खाने को तो कुछ भी खा जाता है आदमी, मनुष्य के लिए मुख्य रूप से। जलवायु क्या उष्णकटिबंधीय है। किसमें कौन सी है? कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। कौन सी है मूंगफली की? कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। अग्रणी जिला कौन सा है? तो शिवपुरी जिला है हमारा। मूंगफली का उत्पादन कहाँ हो रहा है? शिवपुरी जिले में, क्योंकि शुष्क मिट्टी पाई जाती है उसके कारण, क्योंकि ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसका जब हार्वेस्टिंग होती है ना, उसमें आसानी। अगर जटिल मिट्टी होगी ना, या फिर टाइट मिट्टी होगी जो जकड़ ले उसको, तो वहाँ पे इसका उत्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि इसको ज़मीन से निकाला जाता है और वहाँ पे जड़ क्या होती है? भुरभुरी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। अब सरसों, तो कौन सी है? ब्रेसा केसी। कौन सी है? ब्रेसा केसी। वनस्पति का नाम क्या है? ब्रेसिका कम्पेस्टिस। क्या है? ब्रेसिका कम्पेस्टिस। जलवायु कैसी है? ना ठंडी हो ना गर्म हो, इसलिए मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में की जाती है फसल। पूसा बोल्ड, इसका जो किस्में कौन सी है? पूसा बोल्ड। हमारे यहाँ पे अग्रणी वो कहाँ है? मुरैना और ग्वालियर में है। कहाँ पे है? मुरैना ग्वालियर में। इसका एमपी में अनुसंधान केंद्र भी कहाँ बनाया गया है? मुरैना वाले क्षेत्र में। और हमारे देश का अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय कहाँ है? तो भरतपुर में है। कोई पूछे तो कहाँ लिख लेना है? सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। आगे चलते हैं हम। ये उत्तेजकों के रूप में आते हैं। पेपेवर सोमनीफेरस, कई बार पूछा गया है, इस वनस्पति का नाम पूछा है एमपीपीएससी में कि अफीम का वनस्पति का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। और जो फॉरेस्ट वाला होता है उसमें भी पेपर कई बार पूछा गया, फॉरेस्ट मैंस में। अग्रणी जिले कौन से? मंदसौर, नीमच। और हमारा जो नारकोटिक्स का वो है ना, वो भी रतलाम में अवस्थित है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। क्योंकि नारकोटिक्स के अंतर्गत आपको क्या किया दिया जाता है कि अगर आपने क्योंकि 20 किलो में उगाऊंगा तो आपको 20 किलो ही उगाना पड़ेगा ना, एक ग्राम ज़्यादा ना 1 किलो ग्राम कम, इसीलिए। अब है दलहन, लिग्मिनेशी प्लांट है, छतरपुर सागर में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। और 1998 में दलहन से जुड़ी हुई क्या लेके आए थे हम? राष्ट्रीय जन विकास योजना मध्य प्रदेश द्वारा लेके आई गई थी। दलहन में हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और तिलहन में हमारा सेकंड स्थान है, ये आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं हम आगे। और जो मुख्य बागवानी के लिए हमारे राज्य द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जिसमें आम जबलपुर व रीवा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाया जाता है। नूरजहां जो काठियावाड़ वाला अलीराजपुर है उसके जीआई टैग दिया गया है। और सुंदरजा जो रीवा का है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। आंवला, इसको क्या बोला जाता है? डॉक्टर प्लांट बोला जाता है। और आंवला जो पन्ना जिला है उसको पूरा आंवला जिला ही घोषित कर दिया गया है। और आम जिला कौन सा है? अली हमारा जबलपुर है। आम जिला कोई पूछ ले तो कौन सा है? जबलपुर है। और हमारा आंवला जिला कोई पूछ ले तो पन्ना वाला है। इसको डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। अब है हमारा अंगूर। अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में बनाया गया है। तो हमारे यहाँ पर रतलाम अंगूर की नगरी किसको कहा जाता है? तो रतलाम को अंगूर की नगरी कहा जाता है। पपीता क्या? धार रतलाम में होता है मुख्य रूप से। किला बुरहानपुर में अनुसंधान केंद्र भी है इसका, देखो प्रस्तावित है बुरहानपुर है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो गुजरात से लगा, वो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है और नदियों वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या पानी की अधिकता मिल जाती है, तो उन क्षेत्रों में इसको लगा दिया जाता है। तो ये, और उसकी मिट्टी भी उसी प्रकार की है। उसके बाद में अमरूद, ललित अमरूद प्रसिद्ध है। कहाँ का? ललित अमरूद की जो किस्म है वो बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे मुख्य रूप से अमरूद कहाँ उगाया जा रहा है? तो बिंद वाला जो क्षेत्र रीवा वाला वहाँ पे उगाया जा रहा है। अब है जो हमारे सब्जी और मसाले उत्पादक जिले हैं मुख्य रूप से। आलू, यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। प्याज खंडवा में, खंडवा की प्याज गुलाबी कलर की जो प्याज आती है वो खंडवा वाली प्याज है। लहसुन, जो लहसुन पार्क है वो प्रस्तावित भी है मंदसौर में। धनिया की मंडी गुना, धनिया पार्क प्रस्तावित है। जो कुंभराज मंडी बता रहा हूँ ना, एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी, तो एमडीएस वाले दद्दा थे वो यहीं आए थे एक बार, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। टमाटर जबलपुर वाले क्षेत्र में, मटर जबलपुर वाले क्षेत्र में, अदरक छिंदवाड़ा में। अदरक कहाँ उगाई जाएगी? छिंदवाड़ा में। उसके बाद में मिर्च, खंडवा बीड़ी है जो मिर्च बताया मैंने खरगोन की, वो बहुत प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में हल्दी उगाई जा रही है धनिया के लिए, वही फिर से वही है कुंभराज मंडी धनिया के लिए। उसके सर्वाधिक फलों का उत्पन्न रतलाम में किया जाता है। सर्वाधिक सब्जियों का उत्पन्न छिंदवाड़ा में किया जाता है। सर्वाधिक मसाले बुरहानपुर में उगाए जाते हैं। ये हमें फैक्ट आईएमपी करके याद कर लेना। सर्वाधिक फल रतलाम, सर्वाधिक सब्जियां छिंदवाड़ा, और सर्वाधिक मसाले बुरहानपुर। कुछ जूमिंग कृषि से बिहार एसआई में अभी एक एग्जाम आया था, वो आया था क्वेश्चन
कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी फसल नहीं होती है, तो हमारे दहिया चिमाता वगैरह वहाँ पे कुछ अलग नाम दिया हुआ था, तो आपको करके जाना चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आदिम कृषि की जाती है, जिसमें पेड़ों को काट के जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। और वहाँ पर दहिया, बेवार और चिमाता, जब बील करते हैं चिमाता, बेवार, दहिया, ये करते हैं बेगा जनजाति के लोग। तो हमें ये चीज़ें पर याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम कि हमारे यहाँ पर तो फसल हो गई, मिट्टियाँ भी हो गई। अब हमारे यहाँ पे सिंचाई के साधन क्या है, फसलों के प्रकार भी सब कर लिए हमने। अब हम किस प्रकार की जो सिंचाई पद्धति है उसके आधार पर हम यहाँ पे फसलें करते हैं। अब क्या है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन जो चक बनाए गए हैं ना, या बेगा चक बनाया गया है डिंडोरी और मंडला की सीमा पर, तो वहाँ पे ये लोग वो उनको फर्टिलाइज कर दिया कि आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन आम लोगों के लिए ये प्रतिबंधित है। सिंचाई के साधन एक होता है भूमिगत, कुआ व नलकूपों से बोरवेल लगाते हैं, उसको नलकूप बोलते हैं। एक तो धरातलीय है, या तालाबों से कर लो या नहरों से कर लो, जो बांध बनाते हैं वहाँ से नहर निकाली जाती है। तालाब होते हैं कुछ प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम रूप से ही बनाए जाते हैं। और और जो नल सॉरी जो धार नहर होती हैं वो एक तो नित्यवाही साधन से चलती रहती है, वो तो अनित्यवाही, जब बांधों से खोला जाएगा तभी उसमें पानी आएगा। एक जो पॉइंट है जो तो चना अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, उज्जैन में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ, क्योंकि उत्तर मध्य प्रदेश में जो मुख्य जिला है वो कौन सा, ग्वालियर है। और श्री अन्न जो मोटे अनाज है उनके लिए डिंडोरी में, क्योंकि जो डिंडोरी की एक फेमस थी, उनके द्वारा क्या कई जो मोटे अनाजों की रागी वगैरह की उनकी कई किस्मों को संरक्षित करके रखा गया था, उनके लिए हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया था। तो डिंडोरी जिले से आती थी। डिंडोरी में श्री अन्न, क्योंकि मोटे अनाजों को अब श्री अन्न कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम एक बार में सिंचाई के साधन, नलकूप। तो मध्य प्रदेश का जो कुल सिंचित क्षेत्र है 67% भाग, उसमें क्या होता है, सिंचाई नलकूपों से होती है। यहाँ पे भी बात कर ली जाए और अगर हमारे केंद्र में भी बात कर ली जाए तो 65% के आसपास दोनों में ही देखने को मिलता है कि सिंचाई हमारी नलकूपों से हो रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में यह सबसे सर्वाधिक प्रमुख साधन है जिसकी हम करते हैं। मालवा, कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, मालवा। मैंने आपको बताया था सूखे जिले, इन्होंने पानी के क्षेत्र को बिल्कुल ही वो कर लिया, उत्पादन कर उपभोग कर लिया, वो कौन सा, मालवा के इंदौर हुआ, नीमच वाला क्षेत्र, रतलाम, इनको काले जिले भी कहा जाता है इन्हीं कारण से। देखो, इंदौर इंदौर उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित क्रम से कितने कितने परसेंट ट्यूबवेलों से होती है, 84%, लगभग 80% के आसपास में सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। और राज्य में ट्यूबवेलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, उज्जैन में सर्वाधिक मात्रा है, लेकिन और इंदौर दूसरे स्थान पर आता है। ये IMPA पूछ लिया जाता है कि ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो इंदौर और उज्जैन में। और उनके वो ही बता दिया गया सर्वाधिक, और ट्यूबवेल पूछ लिया जाए कहाँ है तो उज्जैन में अवस्थित है सबसे ज़्यादा, लेकिन सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटाइल में सिंचाई हो रही है वो उज्जैन जिले में हो रही है। घनत्व की दृष्टि से उज्जैन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उज्जैन की तुलना में इंदौर छोटा है, तो और ट्यूबवेलों की संख्या दूसरे नंबर पे है, तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है, ट्यूबवेलों का इंदौर में हो जाता है। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, मंदसौर में, क्योंकि वो उस क्षेत्र में क्या जो चट्टानें थोड़ी हार्ड हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ट्यूबवेल खोदना आसान नहीं होता, तो क्या कुएं बने हुए हैं, बड़े बड़े कुएं, तो वहाँ पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है जो वर्षा का जल होता है, फिर वहाँ से क्या करते हैं हम, सर्वाधिक सिंचाई करते हैं। कुएं सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, मंदसौर या उत्तरी मालवा में हो रही है। अब आता है तालाबों में। तालाबों में जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहीं तो तालाब बनेंगे, और कहीं तो तालाब बनेगा नहीं जहाँ कम वर्षा होगी। तो जो बालाघाट वाला क्षेत्र है हमारा, मंडला छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, वहाँ तालाबों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें 2.7% जो हमारी कुल सिंचित क्षेत्र है उसका क्या है, तालाबों से होती है। अगर तालाबों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बात की जाए तो कहाँ है क्षेत्रफल, तो धार जिले में देखा जाता है। और दूसरा है बालाघाट वाला क्षेत्र, बताया ना बालाघाट में भी बहुत पाए जाते हैं। और सर्वाधिक तालाब प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 20% सिंचाई झाबुआ में हो रही है, और दूसरी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, बालाघाट वाले क्षेत्र में हो रही है। आगे चलते हैं हम, नहरों से सिंचाइयाँ। तो मध्य प्रदेश सिंचाई में यह दूसरा साधन है, लगभग 17%। पहले नंबर पर ट्यूबवेलों से, दूसरे नंबर पर नहरों से, तीसरे नंबर पर तालाबों से। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई हो रही है बांध सिंध परियोजना है उसके तहत हो रही है दतिया जिले में। और नहरों से दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहाँ हो रही है, नहरों में तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक होता है दतिया में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे पर सर्वाधिक है नर्मदापुरम में। कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। नित्यवाही जिनसे पानी निकलता रहता है, नित्यवाही जिन्हें कभी कभी संभावना के अनुसार ही खोला जाता है। अब ये है, अन्य स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से किसको बताया जाता है, विदिशा को, लेकिन अपन सभी दृष्टियों से कैसे बोल किससे बोल रहे हैं,
सिंचाई की जगह अन्य स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ बताई, विदिशा में बताई जाती है, और अन्य स्रोतों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई पन्ना में बताई, लेकिन अपन ने दोनों में किसको बता दिया, दतिया को बता दिया। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी के बारे में, 67% कुएं व नलकूपों से, 17% नहरों से, 2.7% हमारे तालाबों से, वो अन्य छोटे छोटे जो भी साधन है उनसे करें, जैसे ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, जो ग्राउंड वाटर को हम स्टोर करते हैं उसके माध्यम से ही की जाती है। अब ये है एरा प्रथा। एरा प्रथा क्या होती है, जब फसल कट दी जाती है ना, तो पशुओं को छोड़ दिया जाता है उसको चरने के लिए। तो ये फसल कटाई के तुरंत तो मवेशियों को बिना चरे हुए को छोड़ना, मतलब कोई चरवाहा नहीं होता, ऐसे ज़्यादा पूरे में करते हैं। और मध्य प्रदेश में को क्या क्या है, इससे क्या है कि भूमि अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाती, और भूमि पे घास पतवार बाद में जब दूसरी फसल होती है ना, वहाँ पे उपजने की अधिक संभावना होती है। इसको अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। जो एरा प्रथा है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना, तो क्या है कि जो मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना है, विशेष रूप से हमने जो हमारा राजनीति आयोग है, केंद्र में नीति आयोग है, ये राज्य योजना और नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें अगर कोई ऐसी परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की सिंचाई करती है तो उसको क्या बोला जाता है, वृहद परियोजना बोला जाता है। और जो 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य करती है उसको क्या बोला जाता है, मध्यम सिंचाई परियोजना बोला जाता है। इसी के छोटी छोटी नहरें इसी के अंतर्गत आती हैं, बड़ी बड़ी जो नहरें आती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। बड़ी वाली वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर छोटी छोटी आती हैं। उसको लघु सिंचाई परियोजना, जिनसे नलकूपों वगैरह से हम सिंचाई करते हैं, वो छोटी के अंतर्गत है, जिसमें हम 2,000 हेक्टेयर से नीचे जो भी फसल करते हैं उस वो इसके अंतर्गत, कुएं, निजी नलकूप, सरकारी, सबकी चीज़ अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। अब एक बार परियोजनाओं के नाम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी बृहद परियोजना, जैसे कि बरगी परियोजना, मड़ीखेड़ा, राजघाट परियोजना, बाणसागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा जो हमारी नर्मदा नदी पर बनी हुई खरगोन परियोजना, गांधी सागर परियोजना, इन सब परियोजना बड़ी बृहद परियोजना के अंतर्गत आती हैं। ये 25 तो पूर्ण है, 42 नई बनाई जा रही है, तो हमें ये अभी देखना है कितनी बनाई जा रही है, उस पर ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मध्यम 113 है, और लघु, क्योंकि हर घर में है नल, हर घर में बोरवेल है। तालाबों की संख्या है तो उसकी लगभग 6,500 के आसपास या 5700 के आसपास में हमें देखने को मिलती हैं। अब है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें मुख्य रूप से जो नहरें हैं उनके बारे में एक बार देख रहे हैं। बैनगंगा नहर, हमने देखा था कि जो हमारा बालाघाट वसगनी वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहली जो नहर बनाई गई थी 1923 में, तो जो कौन सी बैनगंगा नदी पर बनाई गई थी, बैनगंगा नहर। और भांडर नहर ग्वालियर व दतिया वाले क्षेत्र में निकाली गई थी, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। लाहार नहर, ये भी ग्वालियर व दतिया वाला क्षेत्र, लाहार वाला क्षेत्र है, ऊपर जाओगे आप तो उसके पास में ही बना हुआ, दतिया से लगा हुआ है। तो ये भांडर नहर से भी निकाली गई है, 86 किलोमीटर लंबी। गुलाब सागर सींधी में है अवस्थित, तो खड्डी गांव के पास में है, बनास की सहायक महाना नदी पर, बनास की सहायक महाना नदी पर बनाई गई है। और कुछ हम इससे जुड़े हुए, सिंचाई से जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं कि बलराम ताल योजना, जो लोग हैं ग्रामीण लोग उनके लिए कुछ पैसे की व्यवस्था की जाती है। आप अपने गांव में तालाब बनाइए, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर इसको अच्छे रूप से इम्प्लीमेंट किया गया। जलाभिषेक योजना, इसमें जो है नर्मदा के जो क्षेत्र 2006 में स्टार्ट की थी, तो मछुआरों के लिए यह जलाभिषेक योजना चलाई गई थी। खेत तालाब योजना, क्या वो खेत है उसी के पास में तालाब होना चाहिए, जिससे पानी वर्षा के समय पानी को स्टोर किया जा सकता है, बाद में अपने सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता। छोटे छोटे पॉन्ड बनाने की योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। बलराम ताल और खेत तालाब ये 2007 में है, जलाभिषेक योजना 2006 में। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से, ग्वालियर व नर्मदापुरम। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई कहाँ हो रही है, तो ग्वालियर व नर्मदापुरम में। सबसे न्यूनतम कहाँ, डंडोरी को सूखा क्षेत्र श्रीयान अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। और मोटे अनाज कहाँ होते हैं, जहाँ फसल या फिर सिंचाई की कम वो हो, संभावना हो, तो सबसे न्यूनतम सिंचन क्या हो गया, सिंचित क्या हो गया, डंडोरी हो गया। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा हो गया, ग्वालियर। और सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है, डंडोरी, को छोटा सा तो है ही है। तो हमने एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए ग्वालियर नर्मदापुरम, न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से डंडोरी, और प्रतिशत की मात्रा से ग्वालियर सर्वाधिक है और डंडोरी क्या है, सबसे कम है। आगे देख लेते हैं हम सिंचित क्षेत्र का वितरण। तो कौन कौन से सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं, जैसे चंबल का क्षेत्र हुआ, नर्मदा घाटी निमाड़ वाला क्षेत्र हुआ, पूर्वी मालवा का क्षेत्र हुआ, बुंदेलखंड की उच्च भूमि हुई, बैनगंगा वाला जो क्षेत्र हुआ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो सिंचाई के साधन है वो ये उपलब्ध हैं हमारे मध्य प्रदेश में। सिंचाई की जो जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, मैंने देखा। अपन पहले बैनगंगा नहर निकाल रहे हैं, वो है। और जो तालाबों का निर्माण किया, तो चंदेल शासक, जो बुंदेलखंड वाले रीजन में जाओगे ना, छोटे छोटे तालाब मिल जाएंगे, हर गांव के किनारे तालाब मिल जाएगा आपको। तो चंदेल शासकों ने, तो ये
वहाँ पे खुदवाए थे, सबसे सर्वप्रथम तालाब खुदवाए थे। उसके बाद में हमारा ये है कि जो पहली नहर है बालाघाट में, वो कौन सी है? बालाघाट नहर है। बेरंगा नहर थी बालाघाट जिले में, और बेरंगा नदी पर ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पगारा बांध, 1937 में। और फिर पलकती टैंक परियोजना पूछ रहे थे, कहाँ की है पलकती टैंक परियोजना? ये रायसेन में अवस्थित है। वर्तमान में रायसेन जिले है, लेकिन उस समय पे जो इसी रियासत के अंतर्गत आती थी, तो 1933 में प्रारंभ की गई थी। बालाघाट की कौन सी है? मुरन मुर मनाला, कौन सी है? मुरन मनाला, 1936 में इसका निर्माण किया गया था। ग्वालियर रियासत में 1940-44 की अवधि में कुछ छोटे छोटे बांध बनाए गए थे, जैसे कि हरसी का बांध, तिगरा का बांध, आवादा बांध, ककतदेई डैम बोलते हैं इसको, इसका नाम है केकेटो बांध। कौन सा? केकेटो बांध बोलते हैं, आम भाषा में उसको ककतदेई का डैम बोलते हैं। इसका नाम क्या? केकेटो बांध है। ये जो ग्वालियर रियासत के जो राजा है सिंधिया परिवार, उनके द्वारा संचालित की गई थी। और उसको गुलाब सागर पूछ लिए जाते हैं। गुलाब सागर कहाँ अवस्थित है? तो सींधी में अवस्थित है। ये हमारी मुख्य जो सिंचाई का विकास। अब इसके बाद में जो हमने पीछे 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 पढ़ी, उनका एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। जैसे कुल दलहन में, कुल दलहन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। खाद्यान्न में दूसरे नंबर पर स्थान है मध्य प्रदेश। कुल तिलहन में दूसरा स्थान है हमारा। मोटे अनाज में तीसरा स्थान है। और कुल मसालों में हमारा प्रथम स्थान है। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ में खाद्यान्न में बताया था यूपी पहले स्थान पर है, तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर, मोटे अनाज में राजस्थान पहले स्थान पर है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। और ऐसे ही हमने फसलों में तीसरे नंबर पर क्या आ गया? पंजाब आ गया कुल खाद्यान्न उत्पादन में। दलहन में ये हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें एमपी हमारे जो प्रमुख है वहाँ पे हमें देखना है। मसालों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जो एमडीएच वाले दद्दा इसलिए तो फेमस हुए थे कि राजस्थान में भी मसालों का उत्पादन अधिक होता है। अब क्या उनका देवासन हो गया है जो एमडीएच वाले दद्दा जी थे। अब हमारे यहाँ पर जो जिले हैं उनके बारे में बताया गया। धान में या चावल में रीवा है, गेहूं में धार है, सोयाबीन में उज्जैन वाला क्षेत्र है, मक्का में छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, मूंगफली में शिवपुरी हो गया, चना के लिए रायसेन फेमस हो गया, कुल खाद्यान्न के लिए छिंदवाड़ा में देखो था खुद, तिलहन के लिए उज्जैन हमारा हो गया, और खुद दलहन के लिए छतरपुर हो गया। ज्वार का उत्पादन किया जा रहा है ग्वालियर वाले क्षेत्र में, बाजरा का उत्पादन किया गया मुरैना में, कोदो कुट की मंडला में, कपास का उत्पादन खरगोन में, और गन्ना का उत्पादन नरसिंहपुर में। अगर जैविक कपास पूछा जाए तो खंडवा में। गन्ना उत्पादन कहाँ? यहाँ आ गया। अगर हम मसालों में बात करें या कुछ फल फूलों में बात करें, तो संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, तिलहन और मसाले, इसमें प्रथम स्थान है एमपी का। और गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, मिर्च, हरी मिर्च, इसमें दूसरा स्थान है। ये और देखना हो तो देख लीजिए, ऐसे कोई पर्टिकुलर पूछ लिए जाते हैं, ऐसे पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं, हमें ध्यान रखना। ये ऐसे पॉइंटों से ही क्वेश्चन आते हैं। संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाले, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान। गेहूँ, मक्का, हरी अ, मटर, अमरूद और हरी मिर्च इसमें दूसरे स्थान पर है। अब है हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो जो फसलें थी, उसमें अभी तो हमने दलहन तिलहन खाद्यान्न कुल वगैरह में पढ़ा। अब हम एक एक फसलों के बारे में भी एक रूप से देख लेते हैं। जैसे चावल है, चावल में तेलंगाना का प्रथम स्थान है। कोई पश्चिम बंगाल गलती से भी मत लगाना, यहाँ पे बहुत उपज कम हो गई है। तेलंगाना का प्रथम स्थान, ये देखो। अब हमारा 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कैसे होगा? 24-25 का तेलंगाना पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। गेहूँ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब आता है। मक्का में कर्नाटक प्रथम, बिहार द्वितीय, और मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान हो गया। चना मध्य प्रदेश का प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय, राजस्थान तृतीय। उसके बाद गुजरात मूंगफली पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर। सरसों राजस्थान पहले नंबर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सोयाबीन सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश। फिर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, फिर होता है राजस्थान में। सूरजमुखी कर्नाटका में, हरियाणा में, और फिर उड़ीसा में। पहले नंबर पर कर्नाटका, और फिर गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। लेकिन प्रति हेक्टेयर अच्छी उत्पादकता देखी जाए तो वो कहाँ आती है? तमिलनाडु में। गुजरात में कपास, गुजरात सबसे पहले कपास पहले नंबर पर गुजरात में, दूसरे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर तेलंगाना पर, चौथे नंबर पर हमारे एमपी का नंबर आता है। और फिर जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। जूट मुख्यतः जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब है कि फसलों की जो हम क्या रिवीजन कर रहे हैं, हमारी रिवीजन सीरीज एक तरीके से। तो हम इसमें जो अभी इसी रिवीजन सीरीज के अंदर भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम। तो गेहूं में की जो मुख्य प्रजातियां हैं, सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ड्यूडिम, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। धान की मही मही सुगंधा, रंजीत, सब सवर्णवन, श्रवणवन, सबवन, सवा मंसूरी, अमन, काली मुछ, चिन्नौर, शुक्र सम्राट, 11-21,
और सुगंधा, ये आएगी सुगंधा, और बासमती, ये सब इसी के वो है। सोयाबीन अहिल्या अलंकार प्रतिकार, चना का वैभव विशाल राधे, ज्वार का लव कुश विदिशा, और सरसों बरुणा पीताम्बरी, पीली होती है इसलिए पीताम्बरी भी कहते हैं। मूंगफली कौशल चंद्र चित्रा, कपास का श्यामली सुबन, श्यामली मतलब सफेद कलर की होती है, सुबन महालक्ष्मी जया लक्ष्मी, क्योंकि जो माता है ना इनके जो व्यलक्ष्मी वस्त्र है ना व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, उसमें बड़ी बॉर्डर होती है सोने की, जैसे मतलब जब जैसे कि शारदा माँ है हमारी, सरस्वती मैया, तो उनके वस्त्र पीले कलर के होते हैं मुख्य रूप से। मटर का अपर्णा प्रकाश, शोर रेशम इरी टसर मूंगा ओक कुरल, ये इनके क्या रेशम के प्रकार होते हैं। और अमरूद का क्या है ललित, क्या है ललित। आगे देखते हैं हम, जो आलू है कुफरी चिपसोन, जो कुफरी है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया, उसी के नाम पर कुफरी चिपसोना, कुफरी बादशाह व कुफरी अशोका। तो कुफरी अगर आपको ये पता हो तो आप वैसे ही लगा लोगे, पीछे कुछ भी लगा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आंवले का क्या है कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी व कृष्ण। रीवा जिला है वो पूरा आंवला जिला है, और जबलपुर आम जिला है। आम के कौन है अल्फांसो, नीलम का रत्ना, एक एमबीपीएससी में पूछा गया था कि जो संकर बीज बनाया गया है, जो हमारा फूड्स पूर्व प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है सब पे है, उसी मुख्य रत्ना कौन सा है अल्फांसो, नीलम, नूरजहां अलीराजपुर में, सुंदर राजा रीवा में, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। गन्ना का है बाहुमलिया श्रीमुख। अब एक बार हम अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा कर ले, पेपरों में कई बार पूछे जाते हैं। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में, गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा नर्मदापुरम में, कहाँ पे पावरखेड़ा नर्मदापुरम में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में अवस्थित है, कहाँ पर खमरिया जबलपुर में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ खमरिया जबलपुर में। मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। और अगर जैविक कपास पूछ ली जाए तो खंडवा में। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो इंदौर में अवस्थित है। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है बोहानी, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर में। अंगूर रतलाम में है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान सुखपुरी, बुरहानपुर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान की जो शाखा खोली गई जा रही है तो कहाँ खोली जा रही है ग्वालियर में। क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है जो हमारे देश का है वो इंदौर में है। और अगर हमारे राज्य का कोई अनुसंधान केंद्र तो वो पावरखेड़ा नर्मदापुरम में था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का गेहूं और जो तो खमरिया में है, तो आपको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र जो सभी फसलों का जैविक अनुसंधान केंद्र है तो वो कहाँ है हमारा मंडला में है सभी फसलों का। चना प्रस्तावित है उज्जैन में। सरसों का उत्पाद प्रस्तावित है उसमें ग्वालियर में। और श्री अन्न का प्रस्तावित है डिंडोरी में। इसके साथ में अरहर तो शेरपुर जो सीहोर का है वहाँ पर, सीहोर में मुख्य रूप से दलहन का उत्पादन अधिक मात्रा में देखा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश कृषि रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, जो इजराइल की सहायता से बनाया जा रहा है सीहोर में। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि से जुड़ा हुआ भी बनाया जा रहा है कहाँ पर, मुरैना में। बस किसकी सहायता से, इजराइल की सहायता से। अब कुछ हमारे यहाँ पे जो फसलें हैं उनका कितना उत्पादन कहाँ होता है, जैसे कुल उद्यान की हमारे यहाँ पे देश की कितने परसेंट होती है, दूसरे स्थान पर आते हैं। उद्यान की जो उद्यान लगाते हैं बागवानी फसलें जो करते हैं वो 30% देश की हमारे यहाँ पर उत्पादित होती हैं। पुष्प का 35% कुल देश का हमारे यहाँ पर उत्पादित होता है, तीसरा स्थान आता है हमारा। सब्जियों का 31% देश में तीसरा स्थान आता है। और पहले नंबर पर सब्जियां उत्पत्ति कहाँ हो रही है, यूपी में। अब यूपी में हुई, पहले क्या होती थी, पश्चिम बंगाल में होती थी। और कुल हमारा जो फल उत्पादन है उसका चौथा स्थान है, 22% फल हमारे यहाँ पे होते हैं। और मंदसौर अग्रणी जिला है उद्यानिकी में, कौन सा है मंदसौर, बागवानी में पहले नंबर पर आता है। अब है हमारा मध्य प्रदेश की जैविक कृषि से जुड़े हुए कुछ आंकड़े। हमारे यहाँ पे जो प्रारंभ की गई थी सबसे पहले, तो कब की गई थी, 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। लगभग 40% से अधिक खेती हमारे यहाँ पे कैसी होती है, जैविक होती है। और पहला जो जैविक इकाई कहाँ बनाई गई थी, इंदौर जिले में बनाई गई थी। जब आप विजयनगर आसपास जाओगे ना तो वहाँ पे जो वो है सब्जियाँ, एक जैविक हाट लगती है सब्जियाँ वहाँ पे, जैविक उगाई हुई आती है, लेकिन उनके थोड़ा दाम अधिक रहता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए ऐसा माना जाता है कि वो लाभदायक है। तो इंदौर को आप रिलेट करके रखिए। राज्य जैविक प्राण प्राण प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी, भोपाल में। कब की गई थी, 2006 में। मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला बनाया जा रहा है, मंडला में बनाया गया, जो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से बनाया जा रहा है। जैविक कृषि नीति कब लेके आया मध्य प्रदेश, 2011 में लेके आया। और एकमात्र जैविक अनुसंधान केंद्र खंडवा में, जो भगवत राम मंडलोई कृषि कॉलेज है, 2018 में ये बनाया स्थापित किया गया था, वो कहाँ है, तो हमने देख लिया। सर्वप्रथम 2001-2 में अपनाई हमने, 40% से अधिक हो रही है। इंदौर में पहली इकाई है। प्रमाणीकरण बोर्ड भोपाल में स्थापित किया गया। और अनुसंधान केंद्र जो है वो मंडला में है। जैविक नीति कहाँ है, देखो ये इकाई
और अनुसंधान केंद्र में कंफ्यूज मत हो जाना, 1 2011 में नीति लेके आए गए, और जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खंडवा में है। अब है हमारे यहाँ पे कि जो हमारा कृषि विभाग होता है उसके द्वारा क्या है कि हमारी जो फसलें हैं उनको बता डिवीज़न कर दिया जाता है कि किन किन भागों में उगाई जाती हैं और इनके कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, तो कृषि जलवायु क्षेत्र अलग होते हैं और फसल क्षेत्र अलग होते हैं। तो जो फसल क्षेत्र हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है और कृषि जलवायु क्षेत्रों को हम आगे देखेंगे। तो फास्ट 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो पूरब के क्षेत्र में जहाँ 100% से अधिक बारिश होती है, तो वहाँ मुख्य रूप से देखा होगा चावल वाला क्षेत्र है। उससे ऊपर आइए तो जो बुंदेलखंड और मध्य मालवा और उत्तरी महाकौशल का जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ व चावल दोनों हमें साथ में देखने को मिलते हैं। और वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर में देखी जाती है। जो उत्तरी क्षेत्र है जो बुंदेलखंड से लगा हुआ है, गेहूँ ज्वार का क्षेत्र है, गेहूँ का भी उत्पादन किया जाता है और ज्वार का भी उत्पादन किया जाता है। जैसे हम ग्वालियर को देख रहे थे तो यहाँ ज्वार अधिक मात्रा में जी चारा फसल भी है ज्वार। और मुख्य रूप से मध्य मालवा जो है उसमें गेहूँ का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और जो क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान से लगता है वहाँ पर ज्वार और कपास की मात्रा देखी जाती है। आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। जैसे चावल वाला क्षेत्र जो पूर्वी मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलता है, लाल पीली मिट्टी में चावल उगाई जाती है। गेहूं वाला क्षेत्र 100% कम ये जलोढ़ मृदा जो कि उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है मध्य प्रदेश के वहाँ पे। और केंद्रीय भाग जैसे नर्मदापुरम और भोपाल वाले क्षेत्रों में भी गेहूं की उत्पादन अच्छी मात्रा में शरावती गेहूं यहीं पे उगाया जाता है। अब गेहूं व चावल वाला क्षेत्र जो बिंद वाला क्षेत्र था उसमें चावल गेहूं के साथ में उगाया जाता है। अब ज्वार गेहूं का क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो वहाँ पर ये देखा जाता है। ये जो गेहूं का क्षेत्र है कौन सा वाला क्षेत्र है, जो केंद्रीय मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और गेहूं जो उत्तरी जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ व कचारी मृदा पाई जाती है, ग्वालियर वाला क्षेत्र और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब कपास जो मालवा का पश्चिमी मालवा है उसका जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जा रही है, तो कपास व ज्वार उगाई जा रही है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र कोई आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे जाते हैं। और देश में कितने हैं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कितना विभाजन किया गया है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो ऐसे देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठार, कैमूर पठार की श्रेणी ऊपर की। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा सतपुड़ा का पठार, नर्मदा मध्य नर्मदा वाला क्षेत्र। ये याद हो जाते हैं जब बार बार हम लिखने लगते हैं ना, एक मैप बनाओ उसको बार बार ड्रॉ करो तो हमें ये याद हो जाते हैं। विंध्य वाला क्षेत्र। उसके बाद में हमारा आ जाता है निमाड़ वाला क्षेत्र और मालवा वाला क्षेत्र पर झाबुआ की पहाड़ियाँ। और फिर आ जाता है हमारे ऊपर गृड प्रदेश और जो हमारे पूरे 11 होगा। अब एक एक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदान है तो बालाघाट वाला रीजन है मुख्य रूप से, वहाँ पर चावल का उत्पादन दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र आ गया तो शहडोल मंडला डंडोरी अनूपपुर उमरिया वाला क्षेत्र आ गया। चावल और सोयाबीन की फसलें उगाई जा रही हैं। कैमूर का पठार, तो यहाँ पर गेहूँ रूप चावल, क्योंकि चावल अधिकतर उड़िया वाले क्षेत्र में उगाया जा रहा था। तो कैमूर वाला जो जबलपुर पन्ना वाला कटनी वाला क्षेत्र है ये कैमूर वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब है हमारा सतपुड़ा, तो बैतूल व छिंदवाड़ा मुख्य रूप से यहाँ आ जाएगा। ज्वार मक्का व गेहूँ की फसलें यहाँ उगाई जा रही हैं। अगला है हमारा मध्य नर्मदा घाटी का क्षेत्र, तो नर्मदा घाटी नर्मदापुरम वगैरह सीहोर जिले में गेहूँ का उत्पादन अधिक मात्रा में देखा जाता है। आगे हमारा विंध्य का पठार, विंध्य वाला जो क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या भोपाल सागर दमोह विदिशा वाले जिले आ जाते हैं। वहाँ पर गेहूँ व चना में अधिक मात्रा में देखा जाता है और विदिशा में ही गेहूँ व चना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमें बुंदेलखंड वाला पठार वही ज्वार व गेहूँ, क्योंकि मध्य भारत के में और बुंदेलखंड के पठार में गेहूँ ज्वार व गेहूँ वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा था, तो पूर्णतः ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। निमाड़ वाला क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला रीजन आ गया, ग्रिड प्रदेश बोलते हैं उसको। तो हम जो ग्रिड इससे होता है जो मध्य भारत का क्षेत्र उसको ग्रिड प्रदेश बोलते हैं। जो आगे पढ़ेंगे बुंदेलखंड में भी वही सेम कंडीशन पाई जाएंगी। निमाड़ वाला क्षेत्र तो यहाँ मूंगफली व कपास का उत्पादन होता है। खंडवा खरगोन ब्राह्मण बड़वानी हरदा जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब है हमारा मालवा का पठार। मालवा के पठार में सोयाबीन बहुत प्रसिद्ध है। इसमें नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन देवास शाजापुर आगरमाला वाले क्षेत्र आते हैं। अब ग्रिड प्रदेश ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, ग्वालियर भिंड मुरैना अशोकनगर वाले जिलों में यहाँ गेहूँ सरसों व ज्वार उगाई जाती है। अब है झाबुआ की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कपास व ज्वार मुख्य रूप से, क्योंकि ये पश्चिमी मालवा का सबसे पश्चिमी जिला है। तो ये यहाँ पे दोस्तों मैं ये आज हमारी मध्य प्रदेश की पूरी कृषि और उससे जुड़ी हुई सभी फैक्ट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।